नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन, जहां आज हम बात करेंगे नेत्रदान के बारे में। हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि नेत्रदान महादान, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से हर साल राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक करना सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है, जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुदेश कुमार आर्य, जो चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान के जो डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं और प्रोफेसर हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी खूबसूरत दुनिया को देखना चाहते हैं, आंखें बहुत ही अनमोल एक तोहफा है नेचर की तरफ से सभी के लिए, तो उसके बावजूद भी इस तरह के कैंपेन चलाने की ज़रूरत क्या है, या इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है? एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर ब्लाइंडनेस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी अगर हम देखते हैं जो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस, कॉर्नियम जिसको पुतली भी बोलते हैं, तो पुतली की वजह से हमारे देश के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पुतली की आवश्यकता है जी। और ये जो ब्लाइंडनेस है, अंधता, इसको हम बड़े आराम से दूर कर सकते हैं जी। सिंपल अगर लोग नेत्रदान के लिए आगे आए तो ये जो 30 लाख लोग हैं जिनको दिखता नहीं है, अगर उनको हम एक व्यक्ति मरने के बाद, मरने से पहले भी नहीं, मरने के बाद हमारा शरीर किसी काम का नहीं होता, उसमें से अगर हम पुतली को निकाल के ऐसा व्यक्ति जो ब्लाइंड है उसको लगा दें तो वो नॉर्मल पर्सन की तरह देख सकता है जी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी भी काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है कि हम नेत्रदान क्यों करें, कैसे करें। तो इसलिए सरकार को हर साल ये पखवाड़ा मनाना पड़ता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि नेत्रदान कैसे करके हम जो नेत्रहीन व्यक्ति है उनको हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जी। डॉक्टर सुदेश, यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसा आपने कहा कि मरने के बाद नेत्रदान होता है, तो एक आई प्लेज की जो एक है, काफ़ी एक चला था कि लोगों के बीच में हमें आई प्लेज करना है, तो उसमें क्या फ़र्क है नेत्रदान में और आई प्लेज करने में? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जैसे लोग हम कैंपेन चलाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप प्लेज करो जी। तो जो प्लेज होता है वो होता है मृत्यु से पहले। जैसे हम लिविंग है तो हम प्लेज कर सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें दान की जाए जी। तो उसका पर्पज़ ये होता है कि ताकि उसकी सारी फैमिली और जो नेत्रदान करना चाहता है वो पहले से ही काफ़ी मोटिवेटेड हो ताकि उसकी आंखों को दान किया जा सके जी। लेकिन अगर कोई पहले प्लेज नहीं लेता लेकिन उसके फैमिली वाले अगर दान करना चाहते हैं तो भी दान किया जा सकता है जी। और दूसरी तरफ अगर किसी ने प्लेज किया लेकिन उसकी फैमिली वाले उसकी मृत्यु के बाद मना कर देते हैं, कंसेंट नहीं देते, तो भी दान नहीं ले सकते। तो इसका मतलब कि पूरी फैमिली को मोटिवेशन होना चाहिए कि हमने ये आंखें दान करनी ही है जी। तो फिर मृत्यु के बाद हमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे कंसेंट लेनी पड़ती है। अगर वो कंसेंट दे देते हैं तो फिर वो डोनेशन कर सकते हैं। तो प्लेज बेसिकली इसलिए कराते हैं ताकि लोग अवेयर हों कि हमें दान करना ही है जी। तो डॉक्टर सुदेश, जैसा आपने यहाँ पर बात कही कि बेशक अगर एक व्यक्ति है उसने अपनी आंखें दान करने का सोचा है पहले से, लेकिन उसके बावजूद परिवार वाले उसके लिए मना करते हैं, तो किस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो आपके सामने रहते हैं? तो एक्चुअली इसमें हमारा जो जागरूकता अभियान है ही इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर हम जाते हैं, जब हमारे सोशल वर्कर जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उनको अप्रोच करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी मृत्यु होगी है तो आंखें दान करो। तो उसमें हम देखते हैं कि अभी भी हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे मिथ हैं, अंधविश्वास है जिनकी वजह से लोग आगे नहीं आते। जैसे बहुत हंसी भी आती है आजकल भी, इतने हमारा कंट्री एडवांस हो गया उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि मृत्यु के बाद अगर हम आंखें दान कर देंगे तो अगले जीवन में हम शायद अंधे पैदा हों, इस तरह की भावनाएं। तो ऐसी भावनाएं अभी भी काफ़ी लोगों में पाई जाती है जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम आंखें दान करेंगे तो हमारा जो चेहरा भद्दा हो जाएगा, उसकी वजह से जो संस्कार क्रिया करेंगे, मंत्र वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी विघ्न आएगा, तो जो व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहता है तो वो शायद ना जा पाए। तो ये सारे अंधविश्वास हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि अगर जो व्यक्ति दान करेगा तो वो अंधा पैदा होगा। इनफैक्ट अगर कोई दान करता है इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर हम किसी का परोपकार करते हैं तो हमें वैसा ही फल मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति आंखें दान करेगा तो अगले जीवन में 100% वो स्वर्ग में जाएगा। तो उल्टा लोगों को आगे आना चाहिए कि हम आंखें दान करें। और दूसरी बात, जहाँ तक चेहरे की कुरूपता की बात है वो हम उसका पूरा ध्यान करते हैं। जैसे आंखें दान होती है उसके बाद हम जो आंखें निकाल के उसकी जगह एक पत्थर की आंख लगा देते हैं ताकि उसका जो चेहरा जैसे निकालने से पहले था वैसा ही लगेगा। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसकी आंखों को निकाला गया। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल आई लगा देते हैं तो बिल्कुल चेहरे में कोई कुरूपता नहीं आती। तो ये भी एक तरह से अंधविश्वास है। तो ये दोनों चीज़ें, इनकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि लोग आगे नहीं आते दान के लिए। तो इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और मृत्यु के बाद हमें सबको
मोटिवेटेड होना चाहिए कि हम अपनी आंखें दान कर सकें। जी डॉक्टर सतीश, यहाँ पर तो आपने एक बात करी इस मिथ को लेकर के लोगों को लगता है कि शायद हम अंधे पैदा ना हो जाएं। एक चीज़ और जो लोगों के बीच में रहती है कि शायद इसमें हमें पैसे देने ना पड़े, तो ये कितना सही है? हाँ जी, इसमें जैसे प्रैक्टिकली बताए तो जैसे जो आंखें दान करता है जी। तो उसकी फैमिली को कोई पैसा नहीं दिया जाता क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है एक तरह से। इसी तरह से जिसको हम आंखें लगाते हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति है, तो उससे भी कोई ऑपरेशन का चार्जेस या कॉर्निया का चार्जेस नहीं लेते हैं जी। तो फ्री डोनेशन और फ्री जो ब्लाइंड है उसको फ्री लगाया जाता है, तो इसमें कोई पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं रहता। एक चीज़ और इसमें डॉक्टर सतीश, जैसा आपने कहा कि हाँ कि मृत्यु के बाद का कितना समय रहता है कि आइज़ जो है वो डोनेट की जा सकती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जी। तो उस वजह से अगर हमारी जो कॉर्निया नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती है, पुतली ट्रांसपेरेंट होगी, तभी जो नेत्रहीन व्यक्ति उसको दिखेगा। जी। अगर उसको हम विदिन 6 आवर्स डोनेट कर देते हैं तो वो नॉर्मल की नॉर्मल रहती है। अगर उससे ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर उसकी जो पारदर्शिता जिसको हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, वो कम हो जाती है, जिस वजह से फिर जो अगर हम किसी को लगाएंगे भी तो उसको अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि जब भी मृत्यु हो इमीडिएटली हमें आई बैंक को कॉल करना चाहिए ताकि एटलीस्ट 6 घंटे के अंदर आंखें दान कर दी जाए तो फिर हम जिसको लगाएंगे उसको बिल्कुल बेस्ट नॉर्मल 100% अच्छा दिखेगा। जी। तो डॉक्टर सतीश, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो है एक कोविड जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो कोविड के दौरान किस तरह की सावधानियां रखी जाती हैं? क्या जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका कोई टेस्ट ज़रूरी रहता है? किस तरह से इसमें आप काम करते हैं? हाँ जी, दुर्भाग्य से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं कोविड की वजह से, तो हमारे जो नेत्रहीन व्यक्ति है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि जिसको अगर मान लो कोविड हो गया तो अगर उसकी हम कॉर्निया किसी को लगाएंगे तो नेचुरली जिसको लगाएंगे उसको भी कोविड हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी जिसकी मृत्यु होती है तो उसको पहले हम एक इमीडिएट टेस्ट करते हैं जिसको रैपिड टेस्ट बोलते हैं। तो अगर वो नेगेटिव है फिर हम उसकी आंखें लेते हैं और फिर एक सैंपल और लेते हैं जो कि फिर हम RT-PCR टेस्ट। तो जब RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तभी हम जो व्यक्ति नेत्रहीन है उसको लगाते हैं। तो इवन जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसका भी ऑपरेशन अगर करना है तो उसका भी RT-PCR करना कंपलसरी है। दोनों का तो ही दोनों किया जाएगा। का, रिसिपेंट का भी, जो ब्लाइंड है उसका भी और जिससे ले रहे हैं उसका भी, दोनों नेगेटिव है तो हम आंखें ले सकते हैं। अदरवाइज अभी जो कोविड सिचुएशन है हम आंखें नहीं ले सकते। जी। तो जैसे आपने ये बात कही कि मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर दान किया जा सकता है, लेकिन जो ये टेस्ट है उसकी रिपोर्ट सब आने में तो वक्त ज़्यादा लगता है, तो इसमें कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैंने कहा कि पहले हम जैसे डेड बॉडी से एक रैपिड टेस्ट करेंगे जिसका इमीडिएट रिपोर्ट आ जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम दूसरा सैंपल लेते हैं, वो भेज देते हैं जिसकी रिपोर्ट 24 आवर्स में आ जाती है। तो फिर हम जैसे कॉर्निया ले जाते हैं अपने आई बैंक के अंदर तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है जिसके अंदर हम कॉर्निया को 3, 4, 5, 6 दिन तक रख सकते हैं बिना उनके अंदर कोई चेंजेस आए। तो फिर उसके अंदर रख देते हैं। फिर जब तक हमारी RT-PCR रिपोर्ट आ जाएगी, अगर वो नेगेटिव होगी तो फिर हम ऑटोमेटिकली उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो वो पॉजिटिव आ गई तो उसको हम कॉर्निया को डिस्कार्ड कर देंगे। जी। तो क्या जो अगर एक व्यक्ति कोई नेत्रदान करता है तो क्या उससे सिर्फ एक ही व्यक्ति को नेत्र ज्योति मिल सकती है या एक आंख से कई लोगों को नेत्र ज्योति मिल सकती है? ये आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है क्योंकि एक जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होगी तो उसकी 2 आंखें हैं। बिल्कुल। तो लेकिन प्रैक्टिकली साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम जो 2 आंखें लेते हैं हमारी हर एक कॉर्निया के अंदर, जैसे एक कॉर्निया उसके अंदर 6 लेयर्स होती है। तो इस तरह से जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है उसकी सारी लेयर खराब नहीं होती। किसी की हो सकता है 3 लेयर खराब हो, किसी की 2 लेयर, किसी के आगे की, किसी के पीछे की। तो आजकल हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम जो लेयर खराब है सिर्फ उस लेयर को निकाल के चेंज कर सकते हैं। जी। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो एक व्यक्ति जो ब्लाइंड जिसने आंखें दान करी हैं उसकी 2 आंखें कम से कम 6 से 7 लोगों को भी रोशनी दे सकती हैं। जी। तो 2 को तो मिलेगी रोशनी, लेकिन कईयों की मान लो सिंपल कुछ एक लेयर खराब है तो उनकी वो लेयर चेंज कर देंगे, बाकी जो उसकी लेयर्स हैं किसी और को लगा देंगे। इस तरह से एक व्यक्ति कम से कम 6 से 8 लोगों को नेत्र दे सकता है, उस रोशनी दे सकता है ऐसे ब्लाइंड व्यक्ति को। तो इसलिए एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को नहीं, कई लोगों को फायदा हो सकता है। 6 से 8। जी। तो डॉक्टर सतीश, जैसे आपने यहाँ पर बात कही कि हो सकता है किसी की 1 लेयर खराब हो, किसी की 3 लेयर खराब हो, तो लेकिन जो व्यक्ति जो जन्म से लेकर अंधा है, तो जिसकी नेत्र ज्योति नहीं है जन्म से लेकर, तो क्या उस व्यक्ति को भी आंखें दी जा सकती हैं? एक्चुअली जब हम किसी ब्लाइंड को देखते हैं तो सबसे पहले उसका हम चेकअप करते हैं। तो उस चेकअप के हिसाब से जैसे आपने बोला कई पैदाइशी ब्लाइंड भी हो सकते हैं, तो कई सारे ऐसे कारण है ब्लाइंडनेस के। लेकिन जिसकी सिर्फ पुतली खराब है और पीछे का पर्दा खराब है, अंदर का बाकी जिस जो लेंस वगैरह बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ उसी को पुतली लगाने का फायदा होगा। मान लो किसी कोई पैदाइशी ब्लाइंड है और उसकी पुतली ही खराब है तो उसकी भी रोशनी दी जा सकती है। लेकिन अगर उसकी ब्लाइंडनेस का कारण उसका पर्दा खराब है तो फिर उसको पुतली बदलने से फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो भी ब्लाइंड आता है
रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसका थॉरो चेकअप करते हैं बिल्कुल। सारी मशीनों से, और बाकी सारे जो टेस्ट एडवाइज अल्ट्रासाउंड, ERG, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो वो करने के बाद हमें लगता है कि इसका सिर्फ कॉर्निया ही खराब है, तो जी। फिर उसका नाम रजिस्टर करते हैं, फिर उसका हम ऑपरेशन करके उसको पुतली देते हैं। जी। तो डॉक्टर जैसे जिसने नेत्रदान करना है तो उसकी आंखों की स्थिति क्या होनी चाहिए? कई तरह की समस्याएं अगर हम कहें कि जो हमारी लाइफस्टाइल को लेकर है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं, और किस कंडीशन का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो ये आप डिटेल में बताएं। तो ये भी एक्चुअली कुछ लोगों में काफ़ी सारी कैसे मिथ कह लो या कुछ ऐसे अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि जैसे मुझे जी। डायबिटीज़ है तो मैं डोनेट नहीं कर सकता। तो अगेन मैं सबको बड़ा क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि सिर्फ HIV, जिसको हम एड्स कहते हैं, अगर किसी को एड्स की बीमारी है या किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी है, जी। तो ऐसे व्यक्ति उनकी कॉर्निया हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी हम जो डेड बॉडी से कॉर्निया लेते हैं, साथ ही ब्लड सैंपल भी लेते हैं, तो उस जी। ब्लड सैंपल को हम टेस्ट करते हैं फॉर HHH बोलते हैं, हेपेटाइटिस और HIV। अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जी। बाकी जितने भी बीमारियों, किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, चश्मा लगा हो सकता है, और नॉट ओनली दैट, अगर मान लो कि उसने एक आँख का कोई ऑपरेशन करा रखा है, मान लो किसी का मोतियाबिंद था, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, या पर्दा खराब था जी। या स्क्विंट था, तो इन सब का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उसका कॉर्निया शुरू से ही ठीक है, जी। तो उन सब कंडीशन के बावजूद, उन सब ऑपरेशन के बावजूद भी उसकी कॉर्निया नॉर्मल रहेगी, जी। तो वो व्यक्ति भी अपनी मृत्यु के बाद आंखें दान कर सकता है। इनफैक्ट हमने ऐसा भी देखा है, मान लो कोई व्यक्ति ब्लाइंड था, तो उसकी हमने कॉर्निया चेंज कर दिया, वो नॉर्मल हो गया, जी। तो उसकी जो कॉर्निया किसी और की दी हुई कॉर्निया है, उससे वो देख रहा है। जब वो व्यक्ति मरेगा तो वो जो किसी की और की दी हुई कॉर्निया को खुद फिर डोनेट करके किसी और को भी दे सकता है। यानी एक ही व्यक्ति की, यानी आंखों को मल्टीपल आप यूज, तो डोनेट जैसे कर मैंने सकते हैं। 6 से 8 का, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। जी। तो इस तरह से मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से हमें लगे कि हम कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस और एड्स। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, हम चश्मा लगाते हैं, जैसे आजकल कुछ बच्चे चश्मा उतारने का ऑपरेशन करा लेते हैं, लेसिक, बिल्कुल। तो उनको भी कॉर्निया पे ऑपरेशन होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी, उनकी कॉर्निया क्योंकि नॉर्मल रहती है, तो जी। उनकी भी पुतली चेंज, उनकी भी डोनेशन की जा सकती है। जी। तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति सोचे कि मैं आंखें दान नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए आप में, तो आप दान कर सकते हैं। डेफिनेटली ब्लाइंड को आप रोशनी हर व्यक्ति दे सकता है। जी। तो सर इसका प्रोसेस क्या रहता है ऑपरेशन का, जो नेत्रदान रहता है? तो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो डोनर और दूसरा रिसिपिएंट। जी। तो डोनर के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जैसे हमारे देश के अंदर हर सिटी के अंदर, मेजर सिटीज़ के अंदर आई बैंक्स हैं। जी। तो आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको जस्ट आई बैंक के अंदर फ़ोन कॉल करना है। आई बैंक का नंबर आपको किसी भी न्यूज़पेपर से मिल सकता है, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है। जी। तो हम गूगल में आप आई बैंक लिखो, जैसे चंडीगढ़ में आई बैंक GMCH लिखोगे तो आपको फ़ोन नंबर आ जाएगा। जी। तो अब जस्ट आपको आई बैंक को फ़ोन करना है। जैसे ही फ़ोन करोगे तो जहाँ पे भी डेड बॉडी है, घर पे है या हॉस्पिटल में है, जी। तो इमीडिएटली जो हमारी टीम 24 आवर्स रेडी रहती है, तो वो टीम आएगी और वहाँ पे 10 मिनट का प्रोसीजर है सिर्फ। जी। 10 मिनट के अंदर दोनों आंखें आराम से निकाल दी जाती हैं। और उसमें भी पहले हम क्या करते थे, पूरी आई बॉल निकालते थे, जी। तो उसमें फिर हमें पूरा आई बॉल रिप्लेस करना पड़ता था पत्थर का। लेकिन आजकल और सिंपल प्रोसीजर आ गया जिसमें हम सिर्फ पुतली ही निकाल देते हैं। जी। पुतली निकाल के उसके बदले ग्लास की, शीशे की पुतली लगा देते हैं, कांच की, उससे बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो इस काम में टोटल 10-15 मिनट लगते हैं। जी। तो जाने में जितना समय लगा और 10 मिनट वो लगा लो, तो उस हिसाब से कोई भी अगर डोनेशन के लिए कॉल करेगा तो उसको मे बी 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और जी। चंडीगढ़ तो छोटा सा शहर है, बिल्कुल। हम एक कोने से दूसरे कोने में 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। जी। 10 मिनट हो तो आधे घंटे में हमने डोनेशन ले लेनी है। इसके बाद फिर जो रिसिपेंट होता है, तो रिसिपेंट जैसे ही हमारा नाम रजिस्टर किया होता है, जी। हम जैसे हमारे 32 सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज के अंदर हर मंगलवार को कॉर्निया क्लिनिक होता है, जी। तो उसमें हम जितने भी ब्लाइंड होते हैं उनको रजिस्टर कर लेते हैं, उनका जी। फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं। तो जैसे ही हमारे पास डोनेशन आती है तो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से हम ऐसे नहीं करते कि जिसको मर्जी बुला लिया, तो एक प्रॉपर वेटिंग लिस्ट है। उस लिस्ट के हिसाब से जिसकी पहले बारी होती है उसको हम पहले कॉल करते हैं, उसको फ़ोन करके उसको बुला लेते हैं, फिर एडमिशन करके, उससे कोई पैसा नहीं लगना, सब फ्री होना उसका काम। और जैसे डोनेशन आई, फ़ोन किया, रिसिपेंट आ गया, उसके ब्लड टेस्ट किए, अगर वो सर्जरी के लिए फिट है तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर सुदेश, एक चीज़ यहाँ पर मेरे माइंड में आई, जो आपने बात कही, जैसे कि नेत्रदान की हम बात करें, सबका ब्लड ग्रुप अलग होता है, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, तो क्या इस तरह के कोई आइज़ के भी कुछ कोड रहते हैं कि उसी व्यक्ति को ही वही आइज़ लगेंगी? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे ब्लड डोनेशन होता है तो जिसको ए है तो उसको ए देना पड़ेगा, बी वाले को बी देना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने जो कॉर्निया बनाई है उसको इस तरह से बनाया कि इसके ऊपर ब्लड ग्रुप का कोई लेना देना है ही नहीं। तो मान लो कोई एक जो डोनर है उसका एक ब्लड ग्रुप है, तो लेने वाला जब AB हो या B हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
कॉर्निया जो है ब्लड ग्रुप से डिपेंडेंट नहीं है, तो वो रिजेक्ट नहीं होती। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, इसलिए हम ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं करते। जो डोनर होता है या रिसिपेंट, उनका ब्लड ग्रुप देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमें देखना पड़ता है जैसे ऑर्गन डोनेशन, जैसे हमें मान लो किडनी डोनेशन होना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ भी होना, तो उनमें इट इज़ मस्ट। लेकिन आई के लिए, क्योंकि आई के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्योंकि ये रिजेक्शन तभी होता है अगर आईज के अंदर ब्लड वेसल्स हों। लेकिन कॉर्निया हमारी ऐसा स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स, यानी सबसे आसान है अगर हम कहें नेत्रदान करना। इसलिए कहीं से लगाया किसी को लगा सकते हो। जी, एक अभी आपने बात कही थी ट्राई सिटी की, अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज कोई किसी और स्टेट का या कहीं और से आया है और बाय चांस वो दान करना चाहता है, तो उसमें किस तरह का प्रोसेस रहता है? क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है? किस तरह का उसमें? तो बेसिकली हमारा देश एक ही है, चाहे हम किसी भी स्टेट के हो, किसी भी शहर के हो, हम सब एक हैं। तो इसलिए मान लो किसी व्यक्ति ने चंडीगढ़ में प्लेज किया, अगर उसकी मृत्यु कहीं भी हो सकती है, मान लो उसकी मृत्यु चेन्नई में होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डोनेट करने के लिए उसको चंडीगढ़ लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो लोकल आई बैंक है वहाँ पे वो कॉल करेगा, तो वहाँ जो आई बैंक होगा वो उनके डोनेशन ले लेंगे, और वहीं जो लोकल पेशेंट होगा उसको लगा देना चाहिए। तो ये प्रोसीजर पूरे इंडिया के अंदर सिस्टम यह कि हम जो भी पेशेंट कहीं भी जिसकी डेथ हो रही है, तो वहाँ कॉल करेगा लोकल आई बैंक के अंदर, वो डोनेशन ले लेंगे, उनकी जो वेटिंग लिस्ट होगी उसके हिसाब से उसको कॉर्निया लगा दी जाएगी। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंटर स्टेट, मतलब हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा में डोनेट करेगा, पंजाब का पंजाब में, ऐसा नहीं है। तो हम कोई भी व्यक्ति कहीं भी डोनेट कर सकता है, कहीं भी प्लेज कर सकता है। चंडीगढ़ में प्लेज करके डोनेशन साउथ में कर सकता है, साउथ में प्लेज करके नॉर्थ में डोनेशन कर सकता है। तो मृत्यु का किसी को कुछ नहीं पता, तो जहाँ भी जिसकी मृत्यु हो वहाँ नियरेस्ट आई बैंक में अपना कॉल करे और डोनेशन कर दे। जी, तो जैसा अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, अगर हम बात करें, या हमने कहा कि हम पिछले 3-4 साल से तो लगातार हम इसको लेकर जो जागरूकता अभियान हम चला ही रहे हैं, तो अगर हम स्पेसिफिकली चंडीगढ़ की बात करें या ट्राई सिटी की बात करें, तो इससे कितने लोगों में जागरूकता आई है, या किस तरह के आंकड़े हमें बढ़े हुए नजर आए हैं कि लोग डोनेशन के लिए आगे आए हों? नहीं, इसका एक्चुअली हमने देखा कि काफ़ी इसका फ़र्क पड़ा। जैसे अगर 10 साल पहले देखें तो 10 साल पहले पूरे चंडीगढ़ में, जैसे हमारा मेजर सेंटर पीजीआई है और हमारा सेक्टर 32 है, तो हमारे सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज में हमने 2001 में आई बैंक शुरू किया था। तो उसमें हमने देखा था कि इनिशियली 10, 20, 30 ऐसी थी। फिर धीरे धीरे पिछले 5 साल से जैसे ये जागरूकता अभियान बढ़ा, तो हम देखते कि हमारे कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज में अब हर साल ऑलमोस्ट 300-350 डोनेशन हो जाती हैं चंडीगढ़ से। तो इसका बहुत फ़ायदा पड़ा है। और अब हम देखते हैं कि पहले हमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी कुछ बोलना पड़ता था, अब ऑटोमेटिकली भी हम काफ़ी सारी कॉल रिसीव करते हैं जिसमें लोग दान करना चाहते हैं, प्लेज करना चाहते हैं। तो इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और यंगर जनरेशन जो आ रही है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो उनका हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो अपने बुजुर्गों को अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी होता है उनको मोटिवेट करते हैं, और काफ़ी एनजीओ भी इन सर्विसेज में इन्वॉल्व है। तो उसकी वजह से इसका काफ़ी बेनिफिट है और काफ़ी चेंज आ रहा है, देख रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कितने लोगों को अभी पिछले कुछ सालों में नेत्र ज्योति मिली है इस तरह की प्लेज से? जी, जैसे मैं अगर देश का डाटा बताऊं तो हमारे देश के अंदर हमें कम से कम 1 लाख आंखें हर साल चाहिए जी। हमारे देश के अंदर मिनिमम 1 लाख हमें चाहिए, वो भी बैकलॉग क्लियर करने के लिए। अदरवाइज क्योंकि जैसे मैंने बोला 30-40 लाख ब्लाइंड हैं, तो अगर 1 लाख हर साल डोनेट होती रहे तो एटलीस्ट बैकलॉग क्लियर होता रहेगा और फिर फर्दर बढ़ेंगे नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हर साल पूरे जितने आई बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट 500-600 आई बैंक है, तो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 60,000, 40 से 60,000 के बीच में रहती है फिगर टोटल डोनेशन हमारे देश के अंदर, और रिक्वायरमेंट है 1 लाख। तो हर साल फिर 40-50 हज़ार नए पेशेंट भी ऐड हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है कि जितने नए ऐड हो रहे हैं उतने ऑपरेट हो रहे हैं, जो पहले के पहले वो वैसे के वैसे पड़े हैं। तो इसलिए, लेकिन धीरे धीरे पहले जैसे 20,000 था एनुअल, अब 60-70,000 तक आ गया। तो इट इज़ इंक्रीजिंग, बट अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हमारे देश के अंदर अगर आई थिंक अगर 0.01% भी अगर पॉपुलेशन जिनकी डेथ हो रही है अगर वो डोनेट कर दें तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ब्लाइंड नहीं होएगा। तो इसलिए इस जागरूकता अभियान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी। और अगेन मैं कहूँगा कि हमारे देश के अंदर जो मैंने बताया कुछ रिलीजियस मिथ, हमारे जो हमारी धार्मिक अंधविश्वास है उनको हमें ख़त्म करना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा साउथ के अंदर, वहाँ पे इस तरह के अंधविश्वास कम है, तो वहाँ पे डोनेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से हम श्रीलंका के अंदर देखते हैं, श्रीलंका के अंदर सारे बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट लोग परोपकार इस भावना को मानते हैं, तो वो सारे के सारे 100% डोनेट करते हैं। तो उसका रिजल्ट ये है कि जो श्रीलंका छोटा सा कंट्री है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं कॉर्निया, हम भी उनसे कॉर्निया लेते हैं। तो हमारा इतना बड़ा देश है, तो हमारे देश के अंदर तो इतनी कॉर्निया होनी चाहिए कि हमें दूसरों को देना चाहिए जी। तो वो स्टेज आई थिंक आई होप कि धीरे धीरे आएगी। तो हम सबको मिलकर इस अभियान को चलाना है।
और नेत्रदान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें देखो हमारा कुछ लगना नहीं है, मृत्यु के बाद हमने अपने शरीर को या तो जला देते हैं या दबा देते हैं। यानी देखा जाए तो नेचर की दी हुई चीज़ है, अगर वो किसी और के काम आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो डॉक्टर सुदेश, अगर हम बात करें ऐसा कि हम बार बार जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो आप चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ पर कैंपेन चला रहे हैं इसको लेकर? जैसे इस साल कोविड की वजह से हमने नॉर्मली हम जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ फिजिकली करते थे, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड की वजह से कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं तो उनको फॉलो करते हुए फिर हमने प्रोग्राम इस तरह से रखे हैं, जैसे हम ऑनलाइन क्विज कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं और कॉलेजेस और स्कूल के अंदर हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मतलब लेक्चर दे रहे हैं। तो इस तरह से मोस्टली सारे प्रोग्राम ऑनलाइन रखे हैं। फिजिकली जहाँ पे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, जहाँ पे अलाउड है विद डिस्टेंसिंग एंड आउट प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, तो हम कुछ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस भी कर रहे हैं। तो उनको जैसे हमारे 32 मेडिकल कॉलेज में क्योंकि हॉस्पिटल खुला है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स से हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं। तो वो कुछ आई डोनेशन थीम पे स्लोगन बना रहे हैं, कुछ पोस्टर बना रहे हैं, तो उनको हम फिर कोशिश करेंगे, उनको कुछ अवार्ड भी देंगे। तो जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं, बट फिजिकली जैसे वॉक करते थे या कुछ हम चीफ गेस्ट या VIP को बुलाते थे, वो हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे। तो आई होप कि अगले 6 महीने में कोविड विल बी ओवर, देन हम फिर उस तरह से जोर शोर से डोनेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुदेश, जैसा कि अभी हमने बात करी कि कोविड की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, तो पहले आप यानी कि आई कॉर्निया लेने के लिए उस प्लेस पर जाया करते थे, तो क्या अब भी वही प्रोसेस रहता है या फिर पेशेंट को आना ही पड़ता है? अभी बेसिकली जो गाइडलाइंस ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट के एक होता है कम्युनिटी प्रोग्राम, दूसरा होता है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम, जिसको HCRP कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे अलाउ कर दिया कि वहाँ पे हम डोनेशन ले सकते हैं। बाकी जो कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर भी, क्योंकि अब नंबर ऑफ केसेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जैसे हमारे कॉलेज के अंदर भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1 या 2 कोविड पेशेंट है, बाकी सारे वार्ड क्लीन है, तो वहाँ पे पेशेंट नहीं है। तो इसलिए विद इन हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि हम हॉस्पिटल में जाके उनका भी टेस्ट तब उनका भी होगा जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी एडमिशन है विदाउट RT-PCR एडमिशन नहीं होते हैं। तो वो एडमिटेड पेशेंट लेकिन डेथ के बाद फिर दोबारा सैंपल लेके फिर उनका नेगेटिव होगा तो यूज़ करेंगे। लेकिन कम्युनिटी के अंदर सो फार हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर काज ऑफ डेथ नहीं पता लगता और फिर कोविड टेस्टिंग विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसलिए फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर हम कॉर्निया ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, लेकिन जो होम डेथ है उनको अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। यानी पूरी सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है अगर हम बात करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर सुदेश यहाँ पर दी। फिर भी मैं जाते जाते चाहूँगी कि आप कोई मैसेज जो हमारी पब्लिक को देना चाहें इससे रिलेटेड। मैं आई थिंक मैसेज ये दूंगा कि जैसे हम कोविड में देख रहे हैं कि हमारे जीवन का किसी को कुछ नहीं पता। हमने सेकेंड वेव में देखा इतने सारे हजारों लोग सडन डेथ, किसी को कुछ पता नहीं लगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारा कब अंत हो जाए नोबडी नोस, तो इसलिए हमेशा हमें सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट परोपकार का कार्य आई थिंक आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो जस्ट हम अगर प्लेज करें, प्लेज करके अपने फैमिली मेम्बर को मोटिवेट करके रखें कि जब भी मृत्यु हो तो हमारी आंखें दान होनी चाहिए, तो उससे ऑटोमेटिकली ये कैंपेन बढ़ेगा। हम अपने पड़ोस में, अपने जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करें, तो हमारे जो भी कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताएं, जो हम सुने दूसरों को बताएं, दैट इज़ परोपकार। तो उससे ऑटोमेटिकली जितने भी ब्लाइंड हैं उनको हम, एक समय आएगा, जैसे एक समय था जब हमारे देश के अंदर ब्लड डोनेशन के भी लोग डरते थे, कहते थे मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, वीक हो जाऊंगा। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे पास सरप्लस ब्लड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही सिचुएशन आई थिंक धीरे धीरे इसमें आएगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सब आंखें दान करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें, दूसरों को मोटिवेट करें, और इससे हम डेफिनेटली अपने देश के अंदर जो नेत्रहीनता बिकॉज ऑफ कॉर्निया है उसको दूर कर पाएँ। तो ये हमारा सबसे बड़ा सहयोग हमारे देश के लिए हो सकता है, देशवासियों के लिए हो सकता है। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जी। तो डॉक्टर सुदेश, यहाँ पर आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जनता को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, अगर हमें ये दुनिया देखने का अधिकार है तो सामने वाले को क्यों नहीं। हम बार बार ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, तो जैसे डॉक्टर सुदेश ने कहा कि नेत्रदान से अच्छा परोपकार शायद कोई नहीं हो सकता। तो सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, हमारी भी पूरी कोशिश है, आप भी जागरूक हों और इस चीज़ को समझें, और इसी तरह से जब भी किसी को ज़रूरत हो या हम ये प्लेज करें और अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्रदान करें। तो आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।